Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of science for CDS, NDA and CAPF. जी हाँ, जैसे कि हम अपनी बायो की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इट इज बेसिकली गोइंग टू बी द फोर्थ लेक्चर ऑफ माय दिस सीरीज। इससे पहले की क्लासेस में भैया मैं आपको सेल से रिलेटेड, मैं आपको टिश्यूज से रिलेटेड और मैं आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें समझा चुका हूँ और मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया अगर ये तीनों टॉपिक्स आपने कर लिए तो आप समझ के चलो कि भैया आपकी नियर अबाउट 50% बायो का वर्क डन हमारा हो चुका है और बाकी की बची 50% आज हम शुरू कर देंगे। तो आज की जो मेरी क्लास रहने वाली है भैया, वो रहने वाली है रिलेटेड टू द लाइफ प्रोसेसेस। तो भाई मेरे सारे फौजियों विद अ वंडरफुल स्माइल एंड अ न्यू एनर्जी बिकॉज वी आर गोइंग टू बिगिन आवर न्यू वीक। तो शुरू करते हैं फटाफट और आज की क्लास में बात करेंगे जी लाइफ प्रोसेस की। अब जब लाइफ प्रोसेस की हम बात करते हैं तो क्या हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, कौन कौन सी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है। और भैया नियर अबाउट 3 क्वेश्चन इस सिंगल चैप्टर से रिपीटेडली आपको आपके एग्जाम के अंदर सीडीएस में हो या सीएपीएफ हो देखने को मिलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए टॉपिक जो है। और भैया कहीं ना कहीं कंप्लीटली बेस्ड है ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये क्लासिफिकेशन की तरह नहीं है, हाउएवर क्लासिफिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत अच्छे से आपको चीजें समझाई थी क्लासिफिकेशन में, आई होप सबके डाउट्स क्लियर होंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं भाई लोग और बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। अब देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, अगर मैं इसकी आपसे बात करूं तो सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपने बोला सर क्या समझाना चाहोगे, तो आइए अपने तरीके पे आते हैं और समझते हैं इन चीजों को। अब देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या है बॉयज एंड गर्ल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट, स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, नोट्स नोट्स नोट्स, माय फेवरेट थिंग नोट्स। ठीक है भैया, मुझे क्या चाहिए आपसे, नोट्स चाहिए भैया, नोट्स। बिना नोट्स के बात नहीं बनेगी। तो लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं। अब देखो लाइफ प्रोसेस में जब हम बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली व्हाट, कि भैया जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर ह्यूमंस। अपनी ही बात कर लेते हैं, ठीक है, वी आर ह्यूमंस। आपको पता है हमें जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत रहती है। मैंने आपसे पूछा क्या है बेसिक चीज, सर आपने कहा सबसे पहली चीज है सर फूड, यानी कि आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। कि सर हमें फूड नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा बिल्कुल सही बात है। तो इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, न्यूट्रिशन। अभी मैं सारी चीज आपको बताऊंगा कौन सी चीज क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस बैकग्राउंड बता रहा हूँ चैप्टर का कि क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले कहा सर आपने ये फूड चाहिए हमें। दूसरी चीज आपने मेरे से कहा कि सर इस फूड का ना हमें डाइजेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए, डाइजेशन चाहिए। पर डे आप देखते हो कि हम कुछ फूड इनटेक करते हैं और द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब उसमें क्या होता है, डाइजेशन भी होगा आपका। अब भैया जब मेरा सर पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाएगा तो डाइजेशन से मेरे बनते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट फाइनली। अब जब सर मेरे कार्बोहाइड्रेट्स बन गए तो मुझे ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में तो मेरी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए। जब मैं आपको सेल्स पढ़ा रहा था तो मैंने समझाया। अब सर हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में। अभी बस समझना, अभी लिखना मत कुछ, मैं सारे नोट्स अभी आगे बनवाऊंगा। अब हमें चाहिए एटीपी के फॉर्म में। अब आपने कहा तो सर कुछ तो ऐसा जुगाड़ होगा ना, इस कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके हम एटीपी बनाते होंगे। तो भैया वो क्या जुगाड़ है, वो है मेरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में जो मेरा प्रोसेस्ड फूड है आफ्टर डाइजेशन, तो हमारा होता क्या है सर, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सर हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन सर हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और भैया उससे बनते हैं सर मेरे क्या, एटीपीज। और उस एटीपी से मेरी जितनी भी सेलुलर नीड्स हैं, चाहे वो सेल डिवीजन के लिए हो, चाहे वो रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए हो, या टिश्यू ग्रोथ के लिए हो, ऑर्गन ग्रोथ के लिए हो, सारी की सारी एनर्जी वो मेरे को एटीपी के फॉर्म में चाहिए होती है। आपने कहा बिल्कुल। मैंने आपसे कहा भैया आपका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद आपका रेस्पिरेशन हुआ। इस रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और डाइजेशन का बाई प्रोडक्ट क्या मेरा, एक्सक्रीटा है। जो एक्सक्रीटा सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो। तो मैंने कहा भैया अगर हमारी बॉडी इस एक्सक्रीटा को भी और या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालेगी तब भी हम क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो भैया फिर मेरा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन हो गया, फिर एक्सक्रीशन हो गया। उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि भैया हमारी बॉडी की ऑक्सीजन नीड्स बहुत ज्यादा है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन इंटेक करती है। फिर मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हम एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर निकालनी ही निकालनी है और ऑक्सीजन जो है भैया वो हमें इंटेक करनी है। अब मैंने आपसे कहा कि भैया ऑक्सीजन जो मेरी इंटेक होती है वो कहाँ जाती है, सबसे पहले आपने कहा सर लंग्स में जाती है, लंग्स में जाती है। मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है, सर आपने कहा सर सेल्स में बाई प्रोडक्ट है, वो एटीपी के टाइम पे फॉर्म होता है। अभी कुछ नहीं, अभी बस सुनना है, अभी बस सुनना है, लिखना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सर कार्बन डाइऑक्साइड मेरी कहाँ बनती है, मैंने कहा भैया सेल्स के अंदर बनती है।
तो सर कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए ना कि इन लंग से मेरी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचती होगी और इन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह आके इकट्ठा होती होगी। वो मेरी कहाँ इकट्ठा होती है? वो लंग्स में इकट्ठा होती है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? लंग्स में जाएगी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड में वाटर के फॉर्म में वो डिजोल्व होकर के कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स के पास क्या है? ऑक्सीजन। अब भैया ये दोनों चीज कहीं बीच में ऐसी जगह तो पहुंचती होंगी जहां पे इक्वली ट्रांसपोर्ट होती होंगी, वो है मेरा ह्यूमन हार्ट। तो भैया उस हार्ट में लंग से मेरी क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन। और मेरी कार्बन डाइऑक्साइड आती है कहाँ? हार्ट में। और वो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में पहुंचती है फिर बाद में। तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस हो जाता है, इसे बोल देता हूं मैं ट्रांसपोर्टेशन। सो आइदर जो भी अभिया हमारे, चाहे मैं बात करूं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे ऑटोट्रॉप्स हो, चाहे हेटरोट्रॉप्स हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, उन्हें ये सारे के सारे 4 से 5 फंक्शंस करने होते हैं टू टू मेंटेन देयर बॉडी, ठीक है, टू कीप द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। ये सारे फंक्शंस उन्हें थ्रू आउट द लाइफ करने होंगे। कौन कौन से? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है सर? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी। दूसरा प्रोसेस मैंने कहा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है कि सर द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग इट्स ऑक्सीजन फॉर मेकिंग एटीपी फॉर द सेलुलर एनर्जी नीड्स। फिर मैंने कहा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है कि सर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड इन आवर बॉडी। मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाने का प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस मिलकर के हमारे क्या करते हैं? हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं। दे सस्टेन आवर लाइफ एंड ऑल दीज प्रोसेसेस कंबाइंड टुगेदर व्हिच आर हेल्पफुल इन द मेंटेनेंस बॉडी एंड कीप्स अस अलाइव आर टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेस। उसी को मैं बोल देता हूं लाइफ प्रोसेस। तो भैया बताइए, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई बिना रटे कि आखिर ये चैप्टर जो मेरा है उसको मैं लाइफ प्रोसेस क्यों बोलता हूं? बिकॉज इसमें हम वो सारे फंक्शंस पढ़ेंगे विच आर एसेंशियल फॉर अस, फॉर ह्यूमंस, फॉर ऑल द एनिमल्स, फॉर ऑल द प्लांट्स, फॉर ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो बढ़िया सी डेफिनेशन मेरी बन गई है। तो चलिए जरा अब बना लो नोट्स। बैकग्राउंड क्लियर? आइए जरा बात समझते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस को मैंने बोला कि द प्रोसेस इज that together perform the maintenance job and keeps us alive are termed as life processes। कौन कौन से प्रोसेस में एसेंशियल होंगे? सबसे पहले बोला आपने सर न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा प्रोसेस एसेंशियल होगा? आपने बोला सर रेस्पिरेशन। तीसरा प्रोसेस मैंने आपसे पूछा भैया कौन सा एसेंशियल होगा? आपने बोला सर ट्रांसपोर्टेशन। फिर मैंने पूछा भैया चौथा कौन सा एसेंशियल होगा? आपने बोला एक्सक्रीशन। And together all these processes which helps us to keep alive are termed as life process। इन सारे फंक्शंस को मिला के मैं क्या बोल देता हूं? लाइफ प्रोसेस। दे आर टुगेदर टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। अब जरा मेरी बात समझो। अब क्या होगा? अब तांडव होगा। तांडव कैसे होगा? कि सर जी अब हम वन बाय वन पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं सिंगल क्लास ही बना दूंगा तो 3 घंटे के आसपास हो जाएगी। तो जो मेरे को वर्थ नहीं लग रही, 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको। और कल की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा आपके ट्रांसपोर्टेशन की और एक्सक्रीशन की। तो यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है चीजें? तो आइए जरा बातों को समझते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भैया क्या? न्यूट्रिशन। उस न्यूट्रिशन में चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, ऑटोट्रॉप्स हो, हेटरोट्रॉप्स हो, मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश करने वाला हूं कि आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैंने अब थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी नेसेसरी होती है उसके लिए। तो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मैंने कहा आपसे, आप सो रहे हो तो सोते हुए भी सांस लेते हो? बिल्कुल लेते हैं सर। सोते हुए भी डाइजेशन चलता है? बिल्कुल चलता है सर। तो ये ऐसे फंक्शंस हैं जो पूरी लाइफ चलेंगे। इवन व्हेन यू आर सिटिंग इन द साइंस क्लास, इवन इफ यू आर फॉल asleep, the maintenance job has to go on। the process which together perform this maintenance job and keeps us alive are called life processes। अच्छा, हमने कहा since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, तो एनर्जी चाहिए हमारे इन सारे लाइफ प्रोसेस के लिए। एनर्जी कहां से आती है? फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड। And there must be a process
to transfer this source of energy from outside the body which we call food to inside which is known as nutrition. तो the process जिससे हम ट्रांसफर करते हैं आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर, उसे मैं न्यूट्रिशन बोल देता हूँ. रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं. एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि कार्ब्स को ब्रेक करके जो एटीपी बनाने का प्रोसेस है, along with the acquiring oxygen and producing carbon dioxide, this complete process known as respiration. जब मैं respiration पढ़ाऊंगा तो इन सबके धागे खोलूंगा, कैसे कैसे कहाँ का क्या क्या प्रोसेस होता है, so you don't have to worry. अच्छा, अब हम सिंगल सेल्स की बात करते हैं. हम सिंगल सेल्स की बात करते हैं इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अब तक चीख चीख के मैं 50 बार 2 से 3 क्लास में आपको बता चुका हूं, चीख चीख के, कि भैया जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, उनमें क्या होता है, एक सिंगल सेल जो है वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है. मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इनसाइड द सिंगल सेल. तो जब एक ही सेल में चीजें हो रही हैं तो यहाँ क्या होगा, उन्हें किसी टिश्यू तो होंगे नहीं, टिश्यू नहीं होंगे, तो जब एक ही सेल है तो उन्हें किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती. इतनी सी बात मैंने आपको पहले बता दी थी. दूसरी चीज, जो मेरे मल्टी सेलुलर है, अब भैया मेरे मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, तो क्या हर सेल डिफ्यूजन से सारी चीजें कर देगा? नहीं कर पाएगा. दैट्स व्हाई दे नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग. तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, क्लियर है कि भैया no specific organs for take in food, exchange of gases or removal of waste be needed because the entire surface of the organism is contact with the environment. एक ही सेल है, पूरा सेल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, डिफ्यूजन के थ्रू सारी की सारी चीजें वो कर लेता है. मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि भाई सारे सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह सकते. आपके दिल के अंदर जो दबा हुआ दर्द है एक सेल के अंदर, वो आपके एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है. तो भैया क्या होगा, दिस सिंपल डिफ्यूजन से उनकी एनर्जी नीड्स पूरी नहीं होंगी. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें क्या चाहिए भैया, ऑर्गन्स चाहिए जो इन डिफरेंट फंक्शंस को कर सके. हमने कहा ठीक है, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन एट वन प्लेस इन द बॉडी, कि भाई जो आपका डाइजेशन हुआ मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वहां से पूरी बॉडी के हर सेल को मेरे को पहुंचाना है क्या, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और जो मेरी ऑक्सीजन आई वो सिर्फ लंग्स में आई, वो पहुंचानी है हर जगह. तो ये फूड और गैसियस जो पूरी बॉडी में डिफ्यूज करता है, वही सिस्टम है मेरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें मैं आपके प्यारे दिल की कहानी बताऊंगा. उसमें हम पढ़ेंगे दिल की कहानी, ठीक है, दिल की कहानी. अच्छा, व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन, ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो क्या होता है, बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, और बाई प्रोडक्ट्स यूजलेस होते हैं सेल्स के लिए और हार्मफुल भी हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा दिन तक वहां जमा रहेंगे, यूरिया वगैरह ये सारी चीजें होती है. तो द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. तो भैया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, excretion, all these functions are necessary for our life. That's why we together combine them and we call them life processes. इतनी बात क्लियर है. तो जरा आइए, आज सबसे पहले भैया बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की. अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की. अब जरा फटाफट से अपने कॉपी पेन निकाल लो और अब लिखना शुरू करो. अब बस लिखना ही लिखना है आपको और समझना है. न्यूट्रिशन, अब बॉयज एंड गर्ल्स न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भैया मटर पनीर, मटर पनीर देखा, आपको मजा आ गया देख के, मस्त भूख लगी थी. आपने क्या करा, इस मटर पनीर के साथ रोटी चावल जो भी लोगे आप, उसे क्या करोगे, अपने हाथ से उठाओगे, माउथ तक ले जाओगे. माउथ के बाद पहुंचने के बाद वो आपके स्टमक में पहुंचेगा. अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं. तो स्टमक में कुछ डाइजेशन होगा, फिर भैया आगे जाएगा आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा. तो जब तक ये पूरा प्रोसेस आपका चलता है, जब मटर पनीर आपका फाइनली कार्ब्स में और अमीनो एसिड्स में जो है कन्वर्ट नहीं हो जाता, इस पूरे प्रोसेस को मैं बोलता हूं भैया न्यूट्रिशन. तो कोई भी अगर आपसे कहे कि भाई न्यूट्रिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, ये है, यानी कि डू वी इंक्लूड डाइजेशन इन द न्यूट्रिशन, यस एज वेल वी इंक्लूड द डाइजेशन इन द न्यूट्रिशन. छोटी छोटी गहराइयां मैं आपको समझाऊंगा, जिससे एक बार आप मेरे से पढ़ो और बार बार एग्जाम्स निकालते रहो. देखो मैंने अभी एक इंटरव्यू पोस्ट किया है अपने दो स्टूडेंट्स का, बहुत ही वंडरफुल जर्नी उनकी रही है भैया. एक जो अभय मिश्रा है उसका 11th एसएसबी था. अब आप सोचो कितना पेशेंस रखा होगा बंदे ने, ठीक है, कितनी सारी चीजें करी होंगी कि 11th एसएसबी में ही फाइनली गॉट रिकमेंडेड एंड केतन गॉट रिकमेंडेड इन द 8th एसएसबी. 2 एनडीए के थे, 6 सीडीएस के 6 बार पेपर निकला. तो जब मेरी बात हो रही थी मैंने यही पूछा था, मैंने कहा इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कैसे किया. तो केतन का यही कहना था कि सर आई ऑल्सो स्टार्टेड माई जॉब लेटर ऑन, जब थोड़ा सा मैं बड़ा हो रहा था 24 के आसपास, एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, तो मेरे को ये रहता था कि सर जितनी क्लैरिटी से एक बार आपने ग्रिल करा था मैं जीएस में, हमें भी मन करता था कि कई बार हम शॉर्टकट्स अपना लें, जो टॉपिक इंपॉर्टेंस है उनको पढ़ के चले जाएं जिनसे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, और सर उसी बार नहीं आता था, कई बार उनसे नहीं आता था. तो आपने जो एक बार बोला कि भाई जीएस में ग्रिल करना ही है, जो 6 महीने आपने बोला बैच के अंदर,
और 6 महीने सर बिना आंख बंद करे हमने पढ़ा। और जब वो 6 महीने मैंने पढ़ लिया ना सर, और एक दो बार एग्जाम निकाल के मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, तो मुझे बस इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं हर बार सीडीएस निकाल सकता हूँ। बस मेरे को एसएसबी में इंप्रूवमेंट करना है कि पहले मैं क्या गलती करके आया और क्या नहीं गलती करके आया। और सर कुछ नहीं दिमाग लगाया, इतनी ही सारी चीजें करी और बस जो है सब सामने है। ठीक है, अब लोग क्रेडिट लेने वाले बहुत सारी चीजें बहुत कुछ कहने वाले आपको आ जाएंगे, बट प्लीज ट्रस्ट मी, अगर एक बार भैया आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो एक एग्जाम नहीं निकलवा रहा है आपका। दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट जर्नी फॉर सीडीएस। हो सकता है आपका पहले ही एसएसबी में हो जाए, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। रोहित सुब्बा गॉट रिकमेंडेड इन द माय स्टूडेंट्स। ठीक है, सिर्फ 45 डेज वाले जीएस के क्रैश कोर्स में भी मेरे था। ठीक है, सच अ हार्ड वर्किंग मैन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। और उस बंदे ने भैया, वो कॉलेज सेकंड ईयर में आया था और सेकंड ईयर में उसने जीएस पढ़नी शुरू करी, तो ही स्ट्रेट फॉरवर्डली टेस्टेड मी कि सर मतलब जीएस में जो इंटरेस्ट आ गया है ना अभी से, मतलब दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड आई एम रियली फीलिंग कॉन्फिडेंट। और जब भैया थर्ड ईयर में जब तक वो पास आउट हुआ, ही गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, पढ़ी जीएस, सारी चीजें पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक भी अच्छी थी उसकी, शायद 32 थी या 97, आई एम अ बिट कंफ्यूज। तो ऐसे ही, तो ऐसा भी था, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप निकल जाओगे। ऐसा भी हो सकता है भाई आपकी जर्नी ये रहे, आप एसएसबी में गलती करो, 3 4 5 6 एसएसबी भी आपको होता है। सो अल्टीमेट एम इज टू गेट रिकमेंडेड। एंड इफ यू वांट टू अल्टीमेटली गेट रिकमेंडेड, आपको सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे। सारे बॉक्सेस टिक करने की शुरुआत आपकी यहीं से होती है कि पहले, सबसे पहले आप उस सिलेबस को इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि जब आगे के सीडीएस आए तो आप अपने एसएसबी इंप्रूवमेंट करो, आप खुद में कॉन्फिडेंट रहो। आप जिंदगी भर यही ना सोचते रहो कि इस बार क्या शॉर्टकट अपना लूं, अच्छा पिछला पेपर तो निकल गया था, इस बार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ के बार बार उसे रिवाइज करो, सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंट ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू अपीयर फॉर द एग्जाम। और आपको श्योरिटी रहे कि हाँ, मुझे पेशेंसली चीजें करनी है, सबर से चीजें करनी है, और मेरे को इतना आता है कि पेपर चाहे कैसा भी आए मैं क्लियर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू बैक मुझे एसएसबी दे दें। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आप भी 10 12 15 एसएसबी दो, मेरा ये भी मतलब है कि भैया आप एक ही एसएसबी पे रिकमेंड हो जाओ, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यू विल हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ। क्या एसएसबी में गलती करी, उससे सीखोगे। सो इफ यू वांट टू अचीव दैट अल्टीमेट एम, ट्रस्ट मी, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स कि भैया एक कोई 3 घंटे की आपको क्लास पढ़ा गया कि कंप्लीट बायोलॉजी, कोई 3 घंटे की पढ़ा गया कि कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, कैसे हो जाएगी। मतलब मैं तो पागल हूं यहाँ कि भाई 8 6 6 7 7 8 8 घंटे जा रहे हैं हमारे क्लाइमेटोलॉजी पे, हम ओशियनोग्राफी कर रहे हैं 6 घंटे जा रहे हैं, दूसरा आदमी आ रहा है यूट्यूब पे 1.5 2 घंटे पढ़ा के चला जा रहा है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, इट्स ऑल दैट कि भाई डोंट फॉल इन दीज ट्रैप्स ऑफ दीज थिंग्स कि भैया आपको ठीक है शॉर्ट में बढ़िया लगेंगी चीजें, ये चीजें, बट अंटिल और अनलेस इफ यू विल नॉट कंप्लीट योर कंप्लीट सिलेबस वंस, तो भैया आपके पास चीजें नहीं रहेंगी उतनी क्लैरिटी में, और आपको दिक्कत आनी ही आनी है आगे चल करके। ठीक है, चलिए तो जरा शुरू करते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। मैं बस थोड़ा चार्जर कनेक्ट कर लूं, प्लीज गिव मी अ सेक। चलो, तो फटाफट शुरू करते हैं चैप्टर, और इस चैप्टर से खूब सारे क्वेश्चन आएंगे भैया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रिशन क्या है, तो पहला पॉइंट लिखो, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट कि द प्रोसेस ऑफ, जस्ट अ सेक, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड, वो मेरा क्या है, न्यूट्रिशन है। अब जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं तो भैया न्यूट्रिशन मेरे कितने टाइप का होता है सर, 2 टाइप्स। योर न्यूट्रिशन इज गोइंग टू बी ऑफ 2 टाइप्स। सर 2 टाइप्स कौन कौन से होंगे, तो भैया सबसे पहले मेरे ऑर्गेनिजम्स वो आते हैं जो खुद का खाना बना लेते हैं, जिनको मैं बोलता हूं ऑटोट्रॉप्स। तो भैया ऑटोट्रॉप्स हैं सर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो खुद का खाना बना लेते हैं। दूसरा मैंने आपसे बोला कि भैया दूसरे कौन से होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड, और उनको बोल देता हूं मैं हेट्रोट्रॉप्स। और ये क्या करेंगे, डिपेंडेंट है। ये क्या है बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे डिपेंडेंट है। तो वन बाय वन मैं फटाफट आपको समझाता हूं भैया, ऑटोट्रॉप्स हैं फोटोसिंथेसिस करेंगे, हेट्रोट्रॉप्स हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑन आवर फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज गोइंग टू बी द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन करेंगे, आपके बैक्टीरिया हो गए और आपके प्लांट्स हो गए, दोनों ऑटोट्रॉप, दोनों ऑटोट्रॉप्स होते हैं।
बैक्टीरिया किससे किससे फोटोसिंथेसिस करता है, किससे भैया, वो प्लास्टिड से क्लोरोफिल नहीं लेता है, वो मेम्ब्रेनस वेसिकल से करता है। और भैया मेरे प्लांट्स जो है वो क्या करेंगे, वो प्लास्टिड से करेंगे। हमने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब जरा एक चीज बताओ, सबसे पहली चीज अगर मैंने आपसे कही कि ऑटोट्रॉप्स कौन है, आप बोलोगे सर इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। खुद का फूड बनाएंगे। खुद का फूड किस प्रोसेस से बनाएंगे सर, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। अब भैया फोटोसिंथेसिस क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए जरा समझिए सबसे पहले अब किस चीज को सर, अब हम समझेंगे अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। आपने कहा सर ये बात तो हमें समझ आती है। मैंने आपसे कहा एक फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है मेरी, उसको समझ लो, फिर डेफिनेशन रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट को भैया कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है, फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द एनवायरमेंट। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लांट को वाटर कहां से मिलेगा, रूट से मिलेगा। और भैया इन द प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दे विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और होगा क्या, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट रिड्यूस टू ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसी के साथ साथ क्या होगा, ये हाइड्रोजन स्प्लिट होगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो भैया ऑक्सीजन बनेगी एंड वाटर इज द बाई प्रोडक्ट। अब आपने कहा कि सर बात तो समझ आ गई, तो मैंने अब आपसे डेफिनेशन बनाई कि भैया फोटोसिंथेसिस क्या है। आपने बोला कि सर द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने कहा और डिटेल में बताओ। आपने कहा कि सर प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। एंड दिस सनलाइट इज एब्सॉर्ब्ड बेसिकली बाय क्लोरोफिल। मैंने कहा वेयर आर क्लोरोफिल्स प्रेजेंट, आपने कहा सर इन द प्लास्टिड्स। मैंने कहा मुझे मजा नहीं आया भाई, तुम मेरे स्टूडेंट हो, सिर्फ प्लास्टिड नहीं बोलोगे मेरे से। मैंने आपसे कहा कौन सी प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। आपने कहा सर न क्रोमोप्लास्ट न ल्यूकोप्लास्ट, सर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, आपने कहा सर क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आपने कहा बढ़िया सर, ये बात तो आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दी थी। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते थे, देवर कलरलेस, देवर कलरलेस और जनरली स्टोरेज के काम आते थे। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। इससे सर बना क्या, सर इससे बना मेरा ग्लूकोज। ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, यही ऑक्सीजन आपके एनवायरमेंट में आएगा और इसको हम लेंगे। और भैया आपका बनता है वाटर, जो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में लूज हो जाता है। इतनी बात समझ आई। मैंने पूरी फोटोसिंथेटिक इक्वेशन बता दिया आपको। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा अब क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, स्टेप बाय स्टेप मेरे से भैया सीख लो। आपने कहा सर सिखाओ, खूब सीखेंगे, आप सिखाओ तो सही। मैंने कहा सबसे पहली चीज क्या होती है, जो मेरी ये लाइट एनर्जी आती है, यानी कि जो मेरी सनलाइट आ रही है, जो मेरी सनलाइट आ रही है, दिस इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द, ठीक है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय, बैकग्राउंड में वैसे आ नहीं रही होगी, मुझे लगता है रूम पैक्ड है, थोड़ी बहुत वॉइस आ रही होता है। नीचे आज वो हो रहा है कुछ, मतलब जगराता वगैरह, जगराता या माता का जागरण, तो प्लीज मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता उसका, ठीक है। लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। और दिस लाइट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट सर, इट विल कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, प्लांट लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एब्सॉर्ब बाय, बिल्कुल बिल्कुल स्टोमेटा से आएगी सर ये। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन गाइड करेगा, गार्ड सेल्स करेंगे। कैसे आती है सब बता चुका हूं, और समझो। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगी स्टोमेटा से, इट विल गेट रिड्यूस्ड,
and it will get reduced to C6H12O6 and after some time the extra food जो वो आपका ग्लूकोज बना, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा, that will be stored in the form of starch in the plant. किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या होगा, ये स्टार्च के फॉर्म में भैया आपका स्टोर हो जाएगा. अगर आपसे पूछता है कोई भैया एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है फूड, वो होता है आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में. P/Q है, याद रखना, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड है, स्टोमेटा के थ्रू आया, ये रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होके क्या बन गया, रिड्यूस का होके बन गया ये C6H12O6 बन गया. हमने कहा ठीक है. फिर मैंने कहा तीसरी चीज कौन सी आई, आपने कहा सर वाटर आया, तो मैंने कहा वाटर विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसी से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन प्लस वाटर, जो आपका बन रहा है लास्ट प्रोडक्ट. अच्छा, आपने कहा सर ये वाटर मेरा कहां से आया, मैंने कहा रूट से आया. आपने कहा सर फिर ये वाटर कहां गया, मैंने भैया ट्रांसपिरेशन से लूज हो गया. ट्रांसपिरेशन इज व्हाट, evaporation of water from the aerial parts of the plant through the stomata is known as transpiration. आपने कहा ठीक है. उसके साथ साथ कुछ अदर मटेरियल्स प्लांट को जरूरी होते हैं न्यूट्रिशन के लिए. आपका भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लो देखो मेरे पास पेपर रखा भी है. सबसे पहला क्वेश्चन आपके CDS 2024 में पूछ लिया था, कौन सा मैक्रो है, कौन सा माइक्रो है, कौन सा मैक्रो है, कौन सा माइक्रो है. लोग कंफ्यूज कि ये कहां से आ गया क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं. पढ़ो तो सही एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा है कि भाई कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं फॉर द सर्वाइवल, जिनको हम बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स. अब जो न्यूट्रिएंट्स एनसीईआरटी मेंशन्ड है वो ऑटोमेटिकली मैक्रो हो गए. मैक्रो क्यों हो गए, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट्स बताए हैं जिनके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता. तो इतना दिमाग लगाना था बस आपको कि भैया ये क्या हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो सर हो ही गए. अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है मेरे, जैसे कि जरूरी क्या क्या है, नाइट्रोजन. आपने कहा सर ये नाइट्रोजन कहां से आती है, भैया ये जो नाइट्रोजन आपकी आएगी, ये जो नाइट्रोजन आपकी आएगी, वो जो बैक्टीरिया फिक्सेशन होते हैं नाइट्रोजन वाले वो आएंगी. कहीं कहीं नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, आपको पता है. जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है भैया तो क्या करते हैं, फिर हम फर्टिलाइजर्स देते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है. उसके साथ साथ आपने सुना होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स मेरे क्या होते हैं, मैं एग्रीकल्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि भैया लेग्यूमिनस प्लांट का सर सिंपल सा एक फंडा होता है, सिंपल सा एक फंडा होता है कि वो भैया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. उनके एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइबोजियम, और वो राइबोजियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्स करेगा. और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आपका बंजर खेत पड़ा रहता है, कभी कभी आप कुछ जैसे पल्सेस डाल दोगे उसमें, ठीक है, एक थ्रेचेस की फसल होती है वो डाल देते हो और उसे मल्च कर देते हो खेत में. उससे क्या होता है आपका, उससे सर जी मेरा नाइट्रोजन फिक्स होता है. मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो नाइट्रोजन चाहिए, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, कहां से आती है मैंने बता दिया. दूसरा मैंने कहा आयरन चाहिए, आयरन भी आपको पता लग गया. मैंने आपसे कहा मैग्नीज और मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए. आपने कहा सर बिल्कुल बढ़िया. मैंने कहा कैल्शियम भी चाहिए. तो ये सब क्या हुआ, मेरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए. अब क्लोरीन पूछा था आपके ऑप्शन में, क्लोरीन मैंने यहाँ लिखा क्या, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. दे ऑल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. तो क्या ये बात समझ में आई कि भैया फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है. इतनी बात मैंने आपको समझा दी. तो जरा आइए अब मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं. तो हम आए थे भैया सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ने. अब न्यूट्रिशन में हमने क्या समझा अब तक, हमने समझा कि सर सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल सब ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इनको मैं ऑटोट्रॉप्स बोल देता हूं. बाकी के अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और उनको ब्रोकन डाउन करना पड़ता है सिंपलर वन में. हमने कहा ठीक है. और उनकी हेल्प कौन करता है, जैसे जैसे हमने जो फूड खाया उनको सिंपल सब्सटेंस में हमारे एंजाइम्स बदलते हैं, इनको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं. आपने कहा ठीक है. और इसमें मैंने कौन कौन बताया था आपको, प्लांट्स प्लस बैक्टीरिया. जब आप नीचे आओगे तो भैया आपके जो हेटरोट्रॉप्स हैं मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एनिमल्स, और साथ के साथ फंजाई भी आपके क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं. फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, कई बार बता दिया है, याद रखा करो. फिर आते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे. तो भैया कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज फिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस. कौन से सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट इट इनटू द स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च में होगा. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन हमने एक एक क्वेश्चन में समझ ली. उसके बाद आए तो कार्बोहाइड्रेट्स
जो इमीडिएटली यूज नहीं होते किस फॉर्म में यूज होंगे भैया, स्टार्च के फॉर्म में होंगे कि जब एनर्जी की नीड पड़ेगी प्लांट को। दूसरा मैंने वो बताया कि भैया जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें किस फॉर्म में होगा, स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आपका पीवाईक्यू है, याद रखना। उसके साथ मैंने बोला ये मेरी फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब आप ही बताओगे मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई सर, बाय थ्रू द स्टोमेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वाटर कहां से आया सर, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लोरोफिल कहां से आई सर, इट वाज एब्जॉर्ब बाय द chloroplast, not chromoplast, chloroplast. What are chloroplast? Chloroplast are the plastids. क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन्स द क्लोरोफिल। अच्छा, दूसरी प्लास्टिड कौन सी होती है, ल्यूकोप्लास्ट। कलर्ड प्लास्टिड कौन सी है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, ठीक है। उसके साथ साथ क्या बना मेरा, रिड्यूस होकर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज बन गया। अच्छा, ग्लूकोज जो है भैया एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस फॉर्म में वो स्टोर हुआ, स्टार्च के फॉर्म में हुआ। मैंने कहा भैया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ आई, ऑक्सीजन सर स्टोमेटा से निकल करके और वो आ गई हमारे पास एनवायरमेंट में और हमने उसको यूज किया। वाटर कहाँ गया, वाटर वाज लॉस्ट फ्रॉम द एरियल प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इतनी सी बात सबको याद रखनी है, यही रटवा दूंगा सब कुछ। बस मेरी एनर्जी को मीट करा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, बस जाके रिवाइज करना है आपको, आपके सारे क्वेश्चन यही करवा दूंगा। अच्छा, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सर, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल से। बहुत बढ़िया। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है और स्प्लिट होता है वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में, सब पता है हमें। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं और वही डॉट्स क्या होते हैं मेरे, क्लोरोप्लास्ट होते हैं विच कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, स्टोमेटा क्या होते हैं, मैं पिछली क्लास में भी समझा चुका था कि स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब जब वो टिनी पोर्स के थ्रू क्या होता है, गैसियस और वाटर एक्सचेंज होता है। अब वही गैसियस और वाटर एक्सचेंज ज्यादा ना हो जाए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन झेलता है, वो झेलते हैं गार्ड सेल। अब गार्ड सेल जरा देख लेते हैं कहाँ है, मैंने डाले तो थे, हाँ। अब होगा क्या बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर, जब प्लांट के पास सफिशिएंट वाटर है, these guard cells will absorb the water and they will swell और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। जब प्लांट अपना ज्यादा वाटर लूज कर देगा, और अब इसे कैसे इंडिकेशन मिलता है कि मुझे बंद होना है, ट्रांसपिरेशन नहीं करते देना, तो ये क्या होगा, इसका जो वाटर है जो एब्जॉर्ब किया था वो सूख जाता है, तो इट विल सिंक। और जैसे ही सिंक होगा ये बंद हो जाएंगे, लाइक दिस वन, ठीक है, लाइक दिस वन, ये बंद हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि भैया वाटर के एब्जॉर्प्शन से ही स्टोमेटा क्लोज और बंद होते हैं, और उसी चीज से हमारा निर्धारित होता है कि ट्रांसपिरेशन कितना करने देना है और कितना नहीं करने देना है। तो स्टोमेटा टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of the leaves, massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores by the process of photosynthesis। आपने कहा कतई बढ़िया। But it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of stem, roots and leaves। वो भी तो आपके डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझना है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। प्लांट क्लोजेस these pores when it is does not need carbon dioxide for the photosynthesis। कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाइट। तो नाइट के टाइम पे याद रखेंगे पोर्स बंद हो जाते हैं और ऑक्सीजन नहीं आती, जो भैया आपकी जो ऑक्सीजन नहीं आती है, प्लांट ऑक्सीजन नहीं देते हैं, जो उनके सेलुलर वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे ही ये बाहर भेजते हैं। इसीलिए बोलते हैं प्लांट्स के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो दे सीक्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर गार्ड सेल्स करते हैं। गार्ड सेल कैसे कर देते हैं, दे विल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द पोर्स टू ओपन। जब पोर क्लोज हो जाते हैं तो भैया सेल श्रिंक कर जाता है, बात खत्म। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑटोट्रॉप्स एंड देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर देयर बॉडी, जैसे कि वाटर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, नाइट्रोजन क्यों एसेंशियल है प्लांट के लिए, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, असेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं पूछा है अभी तक, पूछेगा, पूछेगा। चलो, and other compounds, this is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites, or it is taken as organic compounds which have been prepared by bacteria from the atmospheric nitrogen। मैंने बता दिया है कैसे बैक्टीरिया आपका करता है। उसके बाद आते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रोप बॉयज एंड गर्ल्स सबको क्लियर, फोटोसिंथेसिस में किसी को कोई डाउट, मैंने तो नहीं छोड़ा है, बाकी आप रिवाइज करेंगे। अच्छा, अब हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, उसकी बात समझ लेते हैं कि सर जुगाड़ आखिर है क्या, आखिर जुगाड़ है क्या, आइए जरा समझते हैं। अब देखो, अब आएंगे जी हम पे इस पे हेटरोट्रोपिक पे। हेटरोट्रोपिक, अब आपने कहा सर हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मैंने कहा भाई दीज आर ऑल दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। कि भैया ये क्या होंगे, डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स प्लस एनिमल्स।
बाकी के अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा सर कौन कौन आ जाएंगे इसमें? मैंने कहा भैया एनिमल्स आ जाएंगे आपके प्लस फंगाई। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे एक और चीज बोली, मैंने आपसे एक और चीज बोली, आप हमेशा याद रखोगे जब मैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ता हूँ ना, यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ, और एक बार मेरे क्वेश्चन भी आया, मेरे बोलने पे नहीं आया, यूपीएससी मेरी नहीं सुनता, बट मुझे पता था पूछेगा कहाँ से, कि भैया अलग अलग तरीके से होगा। देखो एक क्या होता है कि जो भी आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी दे ब्रेक द फूड आउटसाइड द बॉडी इटसेल्फ। और इसके भैया मेरे एग्जांपल कौन कौन है? आपका ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है। एग्जांपल कौन है? ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम। ये क्या करेंगे? ये फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर लेंगे, मतलब एक तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं बाहर ही। ब्रेड मोल्ड हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये आपका पीवाईक्यू है, जाके देख लेना। और उस बार भी मैंने बच्चों को बोला था पढ़ाते पढ़ाते कि देखना पूछा जाएगा ये, क्योंकि छोड़ देते हैं लोग ऐसे कि न्यूट्रिशन का मतलब है सिर्फ आओ ह्यूमन न्यूट्रिशन सिस्टम पढ़ लो, बट नहीं। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी कुछ ऐसे होते हैं जो भैया बिना किसी को मारे, बिना किसी को मारे सरवाइव कर लेते हैं, एनिमल्स विदाउट किलिंग। जैसे आप तो प्लांट को मारोगे जब भी आपको फूड मिलेगा, आप भैया एनिमल को मारोगे जब भी आपको फूड मिलेगा। तो विदाउट किलिंग कर लेते हैं, और जो विदाउट किलिंग करते हैं उन्हें बोल देते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर बेसिकली ऑल दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ द अदर। कि भैया मच्छर है, अब मच्छर आपको जान से तो नहीं मार देता, आप कहो सर डेंगू कर देता है, वो बात अलग है। ठीक है डेंगू कर देता है, वो बात अलग है। ठीक है, अब जैसे किसी के जूं हो जाते हैं, वो क्या है? पैरासाइट्स हैं, वो आपकी स्कल से खून चूसते रहते हैं, बट आप जान से तो नहीं मरते उससे। तो भैया वो पैरासाइट्स होते हैं कि जो दूसरे के साइटोप्लाज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर एनर्जी नीड्स। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। एग्जाम्पल्स आर कसकटा। कसकटा जिसको आप बोलते हो अमरबेल, ग्रीन कलर की एक बेल देखी होगी आपने, जो एक बार प्लांट पर चढ़ जाती है फिर उसकी जान लेकर ही उसका पीछा छोड़ती है। टिक्स, लाइस, लीच, और ये आपके टेप वॉर्म्स। These are all those parasites which take their food from the cytoplasm of the host, from the cytoplasm of the host, but they doesn't kill them. अब डेंगू हो जाए अलग बात है, ठीक है, बट दे डजंट कॉल देम। आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। हमने हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी, उसमें मैंने आपको बता दिया कहां से और क्वेश्चन बन सकता है कि सर इट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और दे डिपेंड सॉरी, एनिमल्स और फंगाई आर द एग्जांपल। और तीन तरीके से मिलेंगे, एक आउटसाइड द बॉडी ब्रेक कर लेंगे, एक विदाउट किलिंग करेंगे, और एक क्या करेंगे? इनसाइड द बॉडी करेंगे जैसे कि हम है। एक क्या करेंगे? इनसाइड द बॉडी करेंगे भैया जैसे कि हम है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब जरा क्या करेंगे, मैं आपको हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाऊंगा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपसे पूछा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गन्स में ऑर्गन्स होंगे? आपने कहा ऑर्गन नहीं होंगे। मैंने कहा क्या टिश्यू होगा? नहीं होगा। मैंने आपसे पूछा भैया कैसे फूड आएगा? आप बोलोगे सर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आएगा। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एंटायर सरफेस आपके एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है, और ये क्या करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड अदर थिंग्स ये अपना फूड ले लेते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल बात करेंगे आपके अमीबा भैया की। अमीबा भैया के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं कि मेरे अमीबा भैया का कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं है। तो होता क्या है कि ये हमारा फॉर एग्जांपल अमीबा है। अमीबा ने यहाँ कोई फूड पार्टिकल देखा, दिस इज द सेल ऑफ अमीबा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा कि भैया अगले बार में ये क्या करेगा कि इस फूड के बाहर इस तरीके से ये क्या करेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा, और दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज स्यूडोपोडिया। इसको बोल देते हैं स्यूडोपोडिया। आपने कहा सर कोई इशू नहीं है। फिर अगले प्रोसेस में क्या होगा कि सर दिस फूड विल एंटर द बॉडी ऑफ द बॉडी का, बॉडी तो नहीं बोलूंगा, सेल ही बोलूंगा। अब ये फूड आ जाता है सेल के अंदर, और सर ये किस में आ जाता है? इट कम्स इनसाइड द फूड वैक्यूल। ये क्या है भैया? इसका अमीबा का फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल में आ गया। उसके बाद क्या होगा कि सर ये डाइजेस्ट कर लेगा, और इसके पास क्या बच जाएगा? कुछ एक्सक्रीटा बच जाएगा, और एक्सक्रीटा जो बच जाएगा वो सर फिर क्या होगा? फिर ये बॉडी के बाहर आ जाएगा, और अमीबा को मिल जाएगी क्या? एनर्जी। अमीबा को क्या मिल जाएगी? एनर्जी। सो दिस इज द न्यूट्रिशनल प्रोसेस ऑफ माय अमीबा। आपसे पूछ लेता कोई स्यूडोपोडिया क्या है, फूड वैक्यूल क्या है अमीबा के अंदर,
ये सारी चीज आपको याद रखनी है। और भैया ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजें अंदर आती हैं, चाहे गैसियस एक्सचेंज हो, अदर सब्सटेंसेस ऑफ फूड हो, उसको मैं क्या बोलता हूं, एंडोसाइटोसिस। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई अमीबा गेट्स इट फूड बाय द प्रोसेस एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, तो आप बोलोगे एंडोसाइटोसिस से लेता है भैया, एक्सोसाइटिस से नहीं लेता। दूसरा एग्जांपल अगर हम इसमें बात करेंगे पैरामीशियम की, पैरामीशियम भैया की, पैरामीशियम भैया के साथ क्या है कि सर हमने देख लिया अमीबा का तो कोई एक डिजायर्ड माउथ नहीं होता एक जगह, बट पैरामीशियम का क्या होगा, दिस इज माय पैरामीशियम, तो इसका एक माउथ होता है एक जगह फिक्स। और मैंने बताया था कि पैरामीशियम के ऊपर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। व्हाट आर द सीलिया, सर दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जैसे हम आपकी नॉस्ट्रिल्स के अंदर बाल देखते हो आप, वो भी क्या है, आपके सीलिया है। तो वो सीलिया और म्यूकस क्या है, जो भी आप एयर के साथ आपकी गंदगी जाती है वो लंग्स तक ना पहुंचे, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके पास भी ऐसे सीलिया होते हैं। तो होता क्या है कि इसका कोई भी फूड पार्टिकल आया, मान लो आकर के यहाँ फंस गया, अब यहाँ फंस गया तो ये क्या करेगा, अब फंसी गया बेचारा, इतने घने बाल हैं, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे बाय द मूवमेंट ऑफ द सीलिया इस फूड पार्टिकल को लेकर के आएगा कहाँ, माउथ तक, और फिर ये इसे इंजेस्ट कर लेगा और भैया ये अपना क्या है, न्यूट्रिशन ले लेगा। इतनी बात सबको क्लियर है। तो ये मैंने हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी, मैंने कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में समझाया। अब मैं आपको समझाऊंगा भैया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और काफी बार लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ जो अब तक करी है, फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना प्यार से 10 मिनट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, आप भी कहोगे कि सर अब नहीं जीवन में कोई दिक्कत। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच फूड इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर लेते हैं आउटसाइड द बॉडी, जैसे ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम। अदर्स क्या करते हैं, टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। तीसरे क्या है, सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, जिन्हें हम पैरासाइट्स बोल देते हैं। एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, ये है आपके अमीबा भैया। अमीबा भैया ने देखा फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल देख करके बनाया क्या, स्यूडोपोडिया। फूड पार्टिकल अंदर ले लिया फूड वैक्यूल के अंदर और फिर एक्सक्रीटा बाहर भेज दिया। ये है अमीबा भैया आपके, ठीक है। अच्छा, सिंस द फूड एंड द वे इज डिफरेंट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सिंगल सेल्ड में क्या होता है, फूड इज टेकन बाय द एंटायर सरफेस, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमंस की तरफ आएंगे, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अमीबा क्या करेगा, सर अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ सेल सरफेस विच फ्यूज, ठीक है, और उनको हम बोल देते हैं क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को स्यूडोपोडिया। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर वंस में कन्वर्ट करेगा और डिफ्यूज कर देगा साइटोप्लाज्म में, अनडाइजेस्टेड को बाहर फेंक देगा। पैरामीशियम क्या करेगा, ये भी यूनिसेलुलर है, बट इसके शेप एंड साइज जो है वो डेफिनेट होता है इन कंपैरिजन टू द अमीबा। फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया व्हिच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और इसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जरा 5 मिनट, 5 का 10 मिनट कहूंगा, सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ जीवन में और भी कुछ है, क्योंकि अब जो टॉपिक मैं समझाने वाला हूं एक बार समझ लो प्लीज। इतना जबरदस्त समझाऊंगा कि आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, बट ध्यान से, अब 10 मिनट का इतना कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका कि सब कुछ भूल जाओ। तो सब कुछ भूलने के बाद अब बात क्या आती है कि अब हम बात करेंगे भैया किसकी, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की। आओ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। चलो, तो सबसे पहली चीज समझो कि जब भी हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि भैया आपने फूड खाया, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल खाया। मैंने कहा कैसे खाते हो सर, हाथ से खाते हैं। तो फूड सबसे पहले जाता कहाँ है कि सर द वेरी फर्स्ट चीज जहां पे हमारा फूड पहुंचता है उसको हम बोलते हैं माउथ। मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपका फूड माउथ में पहुंचेगा, उसके ऊपर क्या क्या एक्शन होता है वो चीज समझो। सबसे पहले क्या होता है, आपके टीथ होते हैं। आपने कहा यस सर। मैंने कहा टीथ क्या करेंगे, जो आप बड़े बड़े पार्टिकल्स खा रहे हो फूड के, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में बदलेंगे एंड दे विल हेल्प इन द च्यूइंग ऑफ फूड। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, इतना तो हमें पता है, बच्चों बच्चों को पता है। दूसरी चीज क्या होती है, मैंने बोला आपकी टंग। टंग का रोल क्या है सर, टंग बेसिकली हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड। तीसरी चीज मेरी माउथ के अंदर क्या होगी, तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि भैया हमारे ग्लैंड्स होते हैं,
और उन ग्लैंड्स को नाम देते हैं हम क्या, उन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं भैया सलाइवरी ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, ये भैया सलाइवा सीक्रेट करते हैं। बात को मेरी बहुत एग्जैक्ट सुनना, मैं टू द पॉइंट पढ़ाने वाला आदमी हूं। सलाइवा, आपने कहा ठीक है सर, सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवा के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है, इट कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम है भैया? सलाइवरी अमाइलेज। अब आपसे कोई भी पूछ लेगा कि सर सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, भैया सलाइवरी का फंक्शन क्या है, तो आपको बताना है कि सर इट ब्रेक्स स्टार्च, इट ब्रेक्स स्टार्च टू शुगर। बस, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। मैंने बोला भैया माउथ में फूड गया, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड है। टीथ टंग पे तो क्या क्वेश्चन पूछेगा। मैंने कहा सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। उस सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज होता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंजाइम व्हिच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज आर स्टार्च आर कन्वर्टेड टू द शुगर। आपने कहा ठीक है। माउथ के बाद भैया मेरा जो फूड जाता है वो कहां पहुंचता है? आपने कहा सर माउथ के बाद तो फूड पहुंचता है हमारा कुछ ईसोफेगस में, जिसको आप बोल देते हो फूड पाइप, या मैं बोल दूं ईसोफेगस। जब फूड पहुंच जाएगा ना आपका ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस जो है क्या करता है? उस फूड को पहुंचाता है। दिस इज अ पैसेज बिटवीन द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ये चीज आपको पता है कि भैया माउथ से स्टमक पहुंचेगा। हमने कहा ठीक है, तो सबसे पहली चीज लिख लो, हेयर फूड पासेस फ्रॉम पास फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय, यहां पे आपके मूवमेंट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या है ये भी समझाता हूं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। आपने कहा ओके। अब मैंने कहा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या है, तो मैं आपको यहां लाता हूं। मैंने आपको बताया कि भाई ये मेरा फूड पाइप है। अब फूड पाइप की जो मसल है वो कैसी होती है? वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी? आपने कहा सर इनवॉलंटरी मसल आप हमें पढ़ा चुके हो। आपने क्या करा? फूड लिया, फूड गया भैया आपके ईसोफेगस के अंदर। तो जब आपका फूड यहां पहुंचेगा, जब आपका फूड यहां पहुंचेगा तो यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा? थोड़ा श्रिंक कर जाएगा। इससे क्या होगा? जब पीछे से श्रिंक करेगा और उस जगह पे ब्रॉड है, फिर यहां से फूड आगे जाएगा तो ये यहाँ क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यहां थोड़ा श्रिंक कर जाएगा। इससे क्या होगा कि फूड जो है वो एक ही डायरेक्शन में आपका जाएगा। फूड क्या है? एक ही डायरेक्शन में जाएगा, फूड वापस आपका उल्टा नहीं आएगा। और यही जो मूवमेंट्स है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर फूड पासेस थ्रू इट, इट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। दे आर नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। आई बात समझ? आओ जरा। अब फूड आ गया सर ईसोफेगस। मैंने कहा ईसोफेगस के बाद भैया कहां पहुंचेगा? आपने कहा सर स्टमक, सीज स्टमक। अब स्टमक में पहुंच करके यहां से आपके क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनने शुरू हो जाएंगे कि स्टमक में जब पहुंचेगा तो स्टमक में आपको तीन चीजें मिलेंगी। स्टमक में कितनी चीजें मिलेंगी? तीन चीजें। पहली चीज सर HCl, दूसरी चीज भैया पेप्सिन, दूसरी चीज मुझे क्या मिलेगी? यहाँ पेप्सिन। आपने पूछा सर तीसरी चीज क्या मिलेगी? मैंने बोला भैया तीसरी चीज आपको मिलेगी यहाँ पे क्या? म्यूकस। नाउ द थिंग इज कि सर अब इनका तीनों का फंक्शन क्या क्या होगा? मैंने बोला कि भैया आपका जो पेप्सिन है, दिस इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। तो आपने कहा ठीक है सर, ये तो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, HCl का मूंगफली बेचेगा। मैंने कहा नहीं भैया, HCl क्या करेगा? आप हमेशा याद रखना, पेप्सिन कैन ओनली वर्क इन द एसिडिक मीडियम। तो जब एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करेगा आपका पेप्सिन, तो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू एक्ट ऑन द फूड एंड टू डाइजेस्ट इट इन द प्रोटीन्स। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा भैया म्यूकस, म्यूकस क्या करेगा? अब आपने कहा सर HCl तो इतनी खतरनाक एसिड है, इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पेट की लाइनिंग को जलाती नहीं है,
मैंने कहा नहीं जलाती है। क्यों नहीं जलाती है? क्योंकि पेट की लाइनिंग किससे बनी होती है? म्यूकस से बनी होती है। और म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ये HCl से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। आपने कहा बहुत बढ़िया सर, यहां स्टमक तो समझ आ गया। अब स्टमक के बाद जो आपका फूड पहुंचेगा बॉयज एंड गर्ल्स, वो कहां पहुंचेगा सर जी? वो पहुंचेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। नीचे लिख लेते हैं डी। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहां पे बहुत सारे एक्शन होंगे। अब क्या होगा? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तीन जगह से सीक्रेशंस लेगा। एक तो इसका खुद के वॉल्स से इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा, एक इस पे पहुंचेगा भैया किसका? लिवर और पेनक्रियास का सीक्रेशन। तो वन बाय वन यहां लिखते चलेंगे। वन बाय वन मैं यहां लिखता चलूंगा कि भैया रिसीव्स सीक्रेशंस बोल लो या आप एंजाइम्स बोल लो, ठीक है। रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास। पहला पॉइंट। आपने कहा ठीक है सर। अब सर जो लिवर है उससे क्या आता है यहां पे? मैंने बोला भैया लिवर जो है सीक्रेट्स बाइल जूस। आपने कहा सर बाइल जूस तो देता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बाइल जूस का फंक्शन क्या है? मैंने कहा भैया दिस बाइल जूस बेसिकली दो फंक्शन है इसके। एक है भैया इट मेक्स द फूड बेसिक। जो एसिडिक फूड आ रहा है। दूसरा क्या करेगा? डाइजेस्ट फैट्स। ये फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। अब आप बोलोगे कि सर बेसिक बनाने की क्या जरूरत थी एसिडिक फूड को? वो बेसिक बनाने के लिए इसलिए जरूरत थी बॉयज एंड गर्ल्स कि जो मेरा पेनक्रियाटिक जूस आएगा, जो पेनक्रियास से आएगा, वो भैया फंक्शन नहीं करता इन द एसिडिक मीडियम। तो जो ट्रिप्सिन है आपका, जो पेनक्रियास से आएगा, उसके फंक्शन को बढ़िया बनाने के लिए, उसको फंक्शन करने देने के लिए हम भैया क्या करते हैं? ये लिवर जूस क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? ये फूड को क्या बना देता है? बेसिक बना देता है। आपने कहा ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। अब जरा हम आगे आए तो भैया अब बात कर लेते हैं पेनक्रियास से क्या आता है। मैंने बोला पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस? पेनक्रियाटिक जूस। अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस है इसका फंक्शन क्या है सर? मैंने कहा इसमें एंजाइम्स होते हैं, दो एंजाइम्स होते हैं। आपने कहा सर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? मैंने बोला भैया एक होता है इसमें ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और एक होता है एक लाइपेज। मैं आपने बोला सर ट्रिप्सिन क्या करता है? मैंने कहा इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सर लाइपेज क्या करता है? भैया लाइपेज हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। और ये दोनों किस में फंक्शन करेंगे? ये फंक्शन करेंगे बेसिक मीडिया में। बेसिक मीडिया कौन बना के दे रहा है? इन्हें बाइल जूस बना करके दे रहा है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। आपने कहा ठीक सर, हमें इतनी चीज समझ आ गई कि सर लिवर से सीक्रेशन आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। अब आपने कहा सर, आपने ये भी कहा था कि जो तीसरी चीज आती है जो तीसरी चीज आती है वो आती है भैया क्या? इंटेस्टाइनल जूस। तीसरी चीज मेरी इंटेस्टाइन में क्या आएगी? इंटेस्टाइनल। खुद का भी तो कुछ लाएगा ना ये। आपने कहा सर इंटेस्टाइनल जूस कहां से आता है? मैंने कहा फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने कहा ठीक है। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या होगा? अब ये फाइनल ब्रेकडाउन करेगा। किसका करेगा सर? मैंने कहा प्रोटीन्स। आपने कहा सर क्या करेगा प्रोटीन का? मैंने बोला कि ये क्या करेगा? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदल देगा। आप सबको पता होगा आपकी जो मसल्स हैं उनको ग्रोथ के लिए प्रोटीन जो है वो किसके फॉर्म में चाहिए होता है? इन द फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड्स। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा जो कार्ब्स हैं, कार्ब्स बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को भैया ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है जी। अब ग्लूकोज के बाद तीसरी चीज जो आएगी, जो तीसरी चीज है वो क्या करेगी? फैट्स को फैटी एसिड में बदल देगा। किसमें बदल देगा? फैटी एसिड्स में। तो भैया अब क्या बनी? अमीनो एसिड्स बन गई, कार्ब्स बन गए, फैटी एसिड्स बन गए। अब आपने कहा सर अब क्या होगा? अब तो सर फूड डाइजेस्ट होता चला जा रहा है हमारा, और अब बेहतरीन फॉर्म में फाइनली मेरे पास क्या बना? अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट भैया भेजने पड़ेंगे मेरे को हर एक बॉडी के सेल को। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। आपने कहा सर ये तो बड़ी समस्या है।
मैंने कहा समस्या कुछ नहीं है, इसका भी हम पे समाधान है। समाधान क्या है कि जो आपकी वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, दे हैव विलीज। अब विली क्या है कि सर विलीज हैं रिचली सप्लाइड, रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स। बहुत छोटी छोटी नस मान लो आप, जो बहुत ही छोटी होती हैं, उन्हें बोल देता हूं मैं क्या, विलीज। और ये विलीज क्या करती हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि यहां से क्या, यहां से तो एब्जॉर्प्शन होगा इस ग्लूकोज का, फैटी एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का, और एब्जॉर्प्शन जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इतना ज्यादा क्या होगा भैया, उतना एब्जॉर्प्शन होगा। सो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। आपने कहा यस सर। और ये होते हैं आपके विलीज आर रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स विच हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब आपने कहा सर अब क्या होगा, मैंने कहा भैया अब कुछ नहीं होगा। अब क्या हुआ, ये इन जो विलीज हैं इनसे फूड जो है आपका वो एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी ब्लड के अंदर। और ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता ही है, तो ये इन तीनों चीजों को पूरी बॉडी में पहुंचा देगा। आपने कहा ठीक है, अब क्या सर, अब क्या होगा, नीचे आओ थोड़ा। चलो यही समझ लेते, कोई इशू नहीं। मैंने कहा अब स्मॉल इंटेस्टाइन से मेरा जो फूड जाएगा फाइनली, सबसे पहले कहां था, माउथ, फिर कहां था स्टमक, फिर कहां था, सॉरी माउथ, ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पांचवी कौन सी चीज आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी चीज, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा फूड। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि भैया अब फूड तो मेरा पूरा डाइजेस्ट हो गया, तो यहाँ पे दो तीन चीजें होंगी बस। सबसे पहली होगी, इट एब्जॉर्ब्स द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द फूड, वेस्ट मटेरियल, सॉरी, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम फूड। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको क्या भेज देगा, एनस, और वो आपकी एनल ओपनिंग के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ स्पिंक्टर मसल्स, बाय द हेल्प ऑफ एनल स्पिंक्टर मसल। स्पिंक्टर मसल्स आर बेसिकली सर्कुलर मसल्स दैट ओपन्स एंड क्लोजेस, ठीक है। तो जो आपकी एनल ओपनिंग है, एनल स्पिंक्टर मसल है, वहां से भैया क्या आ जाएगा आपका, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, आप सुबह सुबह जाते हो फ्लश करके आ जाते हो। ये है भैया आपका कंप्लीट डाइजेशन। अब मेरे को बताएगा कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, मैंने बता दिया आपको कि भैया माउथ में, ठीक है, माउथ में सलाइवरी माइलेज है, सलाइवा है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी माइलेज मेरा एंजाइम है, और उस सलाइवरी माइलेज में क्या है, उस सलाइवरी माइलेज में क्या है कि सर वो डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो मेरा स्टार्च को शुगर में बदल देगा। फिर हम पहुंचेंगे स्टमक पे, स्टमक पे क्या है, एचसीएल है, पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग, इट वर्क्स इन द एसिडिक मीडिया, सो एचसीएल विल प्रोवाइड द एसिडिक मीडिया। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, एंड म्यूकस इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। उसके साथ साथ क्या होगा, तीसरी बात चीज मेरे पास क्या होगी कि सर फिर पहुंचेगा मेरा जूस, पहले तो मेरा माउथ, माउथ से पहुंचा जी ईसोफेगस, ईसोफेगस में कौन से मूवमेंट्स होते हैं सर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। फिर पहुंचा स्टमक में, स्टमक में तीन चीज मिली, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस। फिर पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। और स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हो, ये आपका है, दिस कॉइलिंग, दिस एंटायर कॉइलिंग इज बेसिकली योर व्हाट, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लिवर, दिस वन इज योर लिवर, एंड दिस वन इज योर पेनक्रियास। तो लिवर से कौन सा आता है, बाइल जूस आता है। बाइल जूस के दो फंक्शन, फैट्स को डाइजेस्ट करना और बेसिक मीडियम बनाना फॉर द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास के पास क्या है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन कैसा है भैया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लाइपेज फैट में है। फिर इंटेस्टाइन क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस लाएगा व्हिच विल फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids, and the unabsorbed food is then transferred to the large intestine where water, extra water is absorbed from the food, and वहां पे फिर क्या होगा कि सर जो unabsorbed, जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल विल बी सेंड टू द आपका एनस, और बाय द आपकी एनल ओपनिंग, by the action of sphincter muscles you pass out the complete excreta, and this is the complete digestion। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि भैया दो तरीके के में ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं हर्बीवोर्स, एक होते हैं कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स और कार्निवोरस में ना आपके इंटेस्टाइन की लेंथ डिफरेंट होती है। आपने हमेशा देखा होगा जो भैंस और गाय होती हैं, ठीक है, वो अगर फ्री टाइम में बैठी रहेंगी तो अपना मुंह चलाती रहती है ऐसे। क्यों, क्योंकि वो एक बार फूड खा लेती हैं, फिर उसको वापस लेके आती हैं, फिर चबाती हैं, बिकॉज हर्बीवोर्स का जो इंटेस्टाइन है वो काफी लॉन्ग देखने को मिलेगा, बिकॉज उन्हें डाइजेस्ट करनी होती है सेल वॉल, सेल वॉल में होता है सेलुलोज, सेलुलोज इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट।
वहीं क्या है, कार्निवोर जो खाते हैं फ्लैश खाते हैं, वो जब फ्लैश खाते हैं तो भैया उसमें क्या होता है, उसमें नहीं होती है आपकी सेल वॉल यानी सेलुलोज, सो दैट्स व्हाई उनका क्या होगा, शॉर्ट होगा। इसी के साथ आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स खत्म होता है। एंड आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। लेट्स कम टू द थिंग। और जो ये पूरा सिस्टम आपका बनता है, चाहे आपका माउथ से लेकर के और एनएस तक, ये कंप्लीट जो आपकी कैनल बन रही है, इसको बोल देता हूँ एलिमेंट्री कैनल। इसे हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनल। चलो आओ, द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। वेरियस रीजंस आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमने कहा बढ़िया। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है, विच पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेचुरली द फूड आपके टीथ तक पहुंचता है। यहाँ क्या करते हो, अचीव्ड बाय क्रश करते हो आप। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, फूड इज आल्सो वेटेड। वेट करते हैं उसको हम किससे, सलाइवा से। सलाइवा सीक्रेट क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है, सॉरी, सलाइवा सीक्रेट होती है। और उसमें क्या होता है, salivary amylase होता है। saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. Food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. उसको बोल देते हैं peristaltic movements. माउथ से पहुंचेगा फूड स्टमक में, ठीक है, थ्रू द फूड पाइप। डाइजेशन होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलेगी, प्रोटीन डाइजेस्टिंग पेप्सिन एंड म्यूकस, सब कुछ बता चुका हूं। एग्जिट होगा फूड का बाय द स्पिंक्टर मसल और विच रिलीज स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फूड पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का है लॉन्गेस्ट पार्ट है, कंप्लीट डाइजेशन साइट है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे क्या होती है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है। हर्बीवोर्स ईट ग्रास, नीड्स स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, ठीक है, सॉरी लॉन्गर इंटेस्टाइन, वही मैं कह रहा क्या लिखा है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। कार्निवोर्स में क्या होगा, शॉर्टर इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है। भैया यहाँ पे क्या होता है, बाइल जूस आता है। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन एक्टिंग ऑन फैट्स, ठीक है, और एल्कलाइन बनाता है फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम। उसके साथ साथ क्या होगा, बाइल सॉल्ट ब्रेक्स डाउन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक है, ऑफ फैट्स। नाउ पेनक्रियाटिक जूस आता है आपका। पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्शन होता है, डाइजेशन प्रोटीन और लाइपेज होता है फॉर इमल्सिफाइड फैट्स। वॉल्स जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइनल जूस देती है। प्रोटीन टू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स इनटू फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो भैया क्या होता है, आपकी विली होती है, रिचली सप्लाइड ब्लड वेजल्स हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और वो भैया क्या करती हैं, आपके ब्लड में मिक्स कर देती हैं। अनएब्जॉर्ब फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन, जहां वाटर एब्जॉर्ब होता है, और फिर बाकी का एनएस के थ्रू आपका भैया एनल स्पिक्टर मसल के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। ये हुआ आपका कंप्लीट। एक यहाँ पे टॉपिक बात करिए, डेंटल कैरीज, टूथ डिके आपका क्यों होता है। सिंपल सी बात समझ लो, टूथ डिके क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एनामल और डेंटाइन, जो डेंटाइन होती है वो हमारी सॉफन हो जाती है। सॉफन कैसे होती है, जब हम फूड खाते हैं तो जो खाना फंसा रह जाता है उस पर बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया एक्ट करेंगे तो हमारे मुंह का पीएच लेवल क्या कर देंगे, एसिडिक कर देते हैं। एसिडिक कर देते हैं तो उस पर जो सलाइवा है आपका, जो सलाइवरी अमाइलेज है, वो एक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि ऊपर पीलापन और वो लेयर जम जाती है पूरी। और फिर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एसिडिक मीडियम बढ़ता जाता है, बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं, वो आपके टूथ को डिके कर देते हैं। इन केस आपका एग्जाम में पूछता है तो बता देना। Dental caries or tooth decay cause gradual softening of enamel and dentine. It begins when bacteria acting on sugars produce acids that softens or demineralizes the enamel. Masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque बन जाता है आपका. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. Brushing the teeth after eating removes the plaque. Before the bacteria produces acids, if untreated, microorganism may invade the pulp causing inflammation and infection. तो इसीलिए ब्रश करते रहेंगे दोनों टाइम, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां तक मेरा क्या है, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। समझ आया सबको, समझ आई बात। तो चलो शुरू करेंगे। अब बात करेंगे हम रेस्पिरेशन की। अच्छा, रेस्पिरेशन की क्या बात करेंगे, देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बता दी। ऑलरेडी मैंने एक चीज क्या बता दी कि जो भी फूड मटेरियल हम लेकर के जाएंगे उससे हमें कार्ब्स तो मिल गए, अमीनो एसिड्स मिल गई, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल मिल गया, बट हमारे सेल को जो फाइनल फॉर्म में एनर्जी चाहिए होगी एटीपी, वो रेस्पिरेशन में बनेगी। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या आएगा मेरा, सब प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज इनटू एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये पूरा प्रोसेस मेरा रेस्पिरेशन होता है। तो आओ जरा बात करेंगे, जो फूड मटेरियल हमने लिया इन द न्यूट्रिशन is used in cells to provide energy for various life process. Diverse ऑर्गेनाइज अलग अलग तरीके से भैया करते हैं। कुछ क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कुछ दूसरे तरीके से भी रेस्पिरेशन करते हैं। सारे के सारे प्रोसेस में क्या होता है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं पायरुवेट। अभी सब ड्रॉ करके बताऊंगा। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। आपने कहा ठीक है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका फर्मेंटेशन अनेरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या है, कुछ नहीं है। आप आओ, आप नोट्स बनाओ और मेरे से समझो। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की।
बात करेंगे किसकी? रेस्पिरेशन की बात करेंगे सर। सबसे पहले तो बढ़िया से एक डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या है कि सर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, सर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन and to use it for breakdown of glucose for cellular needs। इसको बोल देता हूं मैं क्या? रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है ना, सबसे पहला रेस्पिरेशन का स्टेप होता है कि आपका जो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो मेरा बना C6H12O6, C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज बोलते हो, सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि ये आपका कन्वर्ट होना चाहिए किसमें? इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये कहां होगा? आपका साइटोप्लाज्म में होगा, द लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, इसी को मैं बोलता हूं पायरूवेट। इसी को हम क्या बोलेंगे? पायरूवेट बोलेंगे। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो होगा क्या, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में भैया रेस्पिरेशन होता है, तीनों में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक चीज तो होनी ही है। आपने कहा सर क्या? मैंने बोला ग्लूकोज, विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये तो होना ही है एक चीज कि सर ये तो कन्वर्ट होना है किसमें? पायरूवेट में। आपने कहा सर ये तो होगा ही, कुछ भी कोई सा भी तरीके का रेस्पिरेशन हो, एरोबिक हो इनएरोबिक हो, ये तो होगा ही। मैंने कहा ये मेरा कहां हो रहा है? आपने कहा सर साइटोप्लाज्म। मैंने आपसे पूछा था ना एटीपी कहाँ बनता है, आपने, मैंने आपको समझाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, क्यों बनता है, हाँ मैं आपको सारी चीज अब समझाऊंगा। ठीक है, वन बाय वन। अब होगा क्या कि 3 तरीके का रेस्पिरेशन होता है। एक तो होता है कि मेरा भैया कि आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के कैसे रेस्पिरेशन होगा, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चार्ट बना लेना ये पूरा प्लीज है, दिस विल हेल्प यू इन रिमाइंडिंग द थिंग्स। पूरा बना लेना। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, मैं उसको क्या बोल दूंगा कि सर आप उसको बोलोगे जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मैंने आपसे कहा ये कहां होता है? सर ये होगा यीस्ट में। और इस प्रोसेस को बोल देता हूं मैं फर्मेंटेशन, जो आपकी एल्कोहल वगैरह बनाने में यूज होता है। यानी व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब जब आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इस पायरूवेट पे एक्शन होगा, तो भैया आपका क्या बनेगा? यहाँ पे एथेनॉल, आपकी रॉयल स्ट्रैग, ब्लेंडर, स्प्राइट सारी बन जाएंगी। ठीक है, खुश हो गए लोग, आधे लोग तो हैं, ओल्ड वंग भी चलो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। गलती से कोई पीता भी है तो फौज की दारू पीना, प्रिपरेशन में मत पीना। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। आपने कहा ठीक है सर, तो यहाँ क्या बना? एथेनॉल बन गई। एथेनॉल मेरा क्या है भैया? एल्कोहल है। और कार्बन डाइऑक्साइड और बनी एनर्जी कहाँ? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा दूसरी सिचुएशन क्या होती है? दूसरी सिचुएशन बॉयज एंड गर्ल्स आपकी क्या होगी, वो याद रखनी है आपको कि सर यहाँ पे क्या होगा ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबने खूब सारी एक्सरसाइज करी होगी। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप देखते हो कि जब शुरू शुरू में आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, जब आपकी मसल्स ब्रेक होती है तो बड़ा दर्द होता है। अगर डंबल मार के आगे बहुत ज्यादा तो हाथ ऐसे ही रहेगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप नॉर्मल टाइम्स में रह रहे हो तो आपकी ऑक्सीजन नीड्स कम है, एवरेज ऑक्सीजन नीड्स हैं। लेकिन उस जब आप रनिंग कर रहे हो, हैवी वेट्स उठा रहे हो, उस टाइम पे क्या है कि आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बट क्या एकदम से इतनी सारी ऑक्सीजन आ जाएगी? नहीं आएगी। ऑक्सीजन तो थोड़ी ही इंक्रीज हो सकती है। तो आप देखते हो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी पंपिंग ऑफ हार्ट एक्सपेंड्स जब आप एक्सरसाइज करते हो कि भाई जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आए। बट प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं आ पाती है, तो क्या होता है, एक मेरा ऐसा होता है जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा। और ये आपका हमेशा क्या होता है? मसल सेल्स। कहां होगा? मसल सेल्स में होगा। आपने कहा ठीक है सर। और इस सिचुएशन में आपका क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बन जाती है। तो जो आपके क्रैम्प्स बनते हैं ना, दे आर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी।
अब देखो पूछने को आपका एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको याद रखना लैक्टिक एसिड इज आल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। एथेनॉल क्या है, C2H5OH है, तो मैंने कहा भैया कितना है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा, तो आपको देखा देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इट प्रोड्यूसेस 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन द यीस्ट, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी है। अच्छा दूसरा हो गया। तीसरा जो होगा भैया आपका, भाई लोगों, जो तीसरा रेस्पिरेशन होता है वो होता है मेरा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो कैसा होगा सर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब ये कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जो नॉर्मल टाइम्स में होता है, उसमें क्या बनता है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी सर, इट विल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो एटीपी के फॉर्म में बनेगी। अब जरा याद करो, जो आपको बचपन में रटवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी, कहां से आया कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा। ऑक्सीजन सबको चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, एंड ऑल दीज प्रोसेसेस आर नोन एज रेस्पिरेशन। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अब जरा आगे चलते हैं, अब जरा आगे चलते हैं, चलो पहले देख ही लेते हैं एक बार रेस्पिरेशन फटाफट से, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी ऑलरेडी। मैंने कहा इन ऑल केसेस फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात। उसके बाद आप आ गए, मैंने बोला ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स द 3 कार्बन पाइरुवेट टू 3 कार्बन टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड के। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे तो C2, और यहाँ एक कार्बन, 3 ये हो गए पूरे। लैक्टिक एसिड खुद में ही 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, CO2 प्लस CO2 प्लस CO2 बनेगा। तो इसमें भी अल्टीमेटली कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो अल्टीमेटली तीनों में 3 कार्बन, बस आपको याद रखना है। अदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और एनर्जी विल बी रिलीज। हमने कहा इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। रिलीज ऑफ एनर्जी एरोबिक में जो है वो एनारोबिक से बहुत ज्यादा होती है, ये पूरा चार्ट पे आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद रेस्पिरेशन क्या है, समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. Pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This build up lactic acid in our muscles during suddenly activity causes cramps. हमने कहा ठीक है। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize ATP, which is used to fuel all the activities of our cell. In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. Since the aerobic respiration pathway depend on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata. Plants कैसे करते हैं, स्टोमेटा से, and the large intercellular space make sure करते हैं कि sufficient air आ जाए उनके पास. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion air. Plants में कैसे होता है, diffusion से होता है. They can go into cells or away from the cells by the process of diffusion. मैं already बता चुका हूँ. Night के टाइम पे plants के respiration में क्या होगा, when there is no photosynthesis occurring, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट में बन रही है बिकम्स द मेजर एक्टिविटी गोइंग ऑन। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रही थी वेस्ट प्रोडक्ट में, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही थी, हेंस देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। दिन में प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेगा, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, इतनी बात याद रखना। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए। हमने कहा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हम जो जमीन पर रहते हैं, वो कहाँ से वो लेते हैं, हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, हमारे पास लंग्स हैं। बट जो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द डिसॉल्व ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन द वाटर। अब जो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, तो वो आपको पता है बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व है वाटर के अंदर। अब जब कम अमाउंट में डिसॉल्व है, तो आप देखोगे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी ब्रीदिंग स्पीड हमसे बहुत ज्यादा होती है। बेचारी मछलियों का भी देखोगे तो इतनी जोर से सांस लेती है, ऐसा लगता है, तरस आ जाता है कि बेचारी क्या हो गया इसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है। तो होता क्या है, वो वाटर को पुश करती हैं अपने माउथ में लेकर के गिल से पास करने में, और वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से लेती हैं। किससे लेते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, इसीलिए उन्हें बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग रेट होता है। ये आपको बस छोटी सी चीज याद रखनी है। सिंस द अमाउंट डिसॉल्व, ठीक है, सिंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, rate of breathing in aquatic organisms is much faster than seen in the terrestrial. Fishes take in water through their mouths and force it to pass through the gills when the dissolved oxygen is taken up by the blood.
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसी के साथ साथ जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो देखो ये बहुत सिंपल है, ये मैं आपको यही समझा देता हूँ कि होगा क्या बॉयज एंड गर्ल्स। जो हमारी नोज है, ठीक है, जो हमारी नोज है, चलो कितना भी सिंपल सही, एक चार्ट बना ही लो, आपके नोट्स में काम आएगा। आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल, ठीक है। चलो अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपके नॉस्ट्रिल्स आते हैं। हमारे नॉस्ट्रिल से हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। आपको याद रखना है कि इनके पास दो चीजें होती हैं, एक तो हेयर्स होते हैं नॉस्ट्रिल्स में अंदर, और एक आपकी म्यूकस होती है। इन दोनों का काम क्या है, टू फिल्टर द एयर, ये दे डू द फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। ये फिल्ट्रेशन करेंगे एयर का कि कोई डस्ट वस्ट तो नहीं जा रही, इन्फेक्शन कर दे लंग्स में जाकर के, ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। कौन, हमारे नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल के बाद जो पहुंचेगी एयर आपकी, वो पहुंचेगी थ्रोट में, थ्रोट और नॉस्ट्रिल्स। अब थ्रोट में पहुंचेगी तो तो आपको याद रखना है थ्रोट में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फायदा क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का ये फायदा होता है, दे मेक श्योर दैट द एयर पैसेज डजंट कोलैप्स, बंद ना हो जाए आपका थ्रोट कहीं, पता लगे आप बिना सांस के भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या हुआ, थ्रोट हुआ। थ्रोट के बाद भैया मेरी तीसरी जगह पहुंचती है ये लंग्स में। ये सिंपल है, न्यूट्रिशन और आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत खतरनाक, कल समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा, दिल की कहानी करेंगे। लंग्स की बात करें, अब हमने कहा लंग्स में पहुंच तो जाती है, तो लंग्स जो मेरे ओपन होते हैं, दे बेसिकली ओपन इन द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज एल्वियोली। एल्वियोलस इज द सिंगुलर, तो एल्वियोली में पहुंच जाते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ क्या होता है, इनमें क्या है, रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं, और इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जस्ट लाइक द सरफेस एरिया, जस्ट लाइक द इंटेस्टाइन। अब मेरे को कोई बता देगा कौन से एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जहां सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन चाहिए इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द इंटेस्टाइन। मैंने कौन से पढ़ाए थे, कॉलमनर एपिथेलियल, जो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, याद रखेंगे, कनेक्ट करेंगे चीजों को। तो बलून लाइक होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, सरफेस एरिया इनका ज्यादा होगा। आपने कहा ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भैया ऑक्सीजन आएगी, तो वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी। कहां पे, ब्लड में, ठीक है। ब्लड में कहा मिक्स होगी, ब्लड के अंदर मेरे एक आरबीसी होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली क्लासेस में। उस आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एंड हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी। ऑक्सीजन को देखते ही पागल हो जाता है, हीमोग्लोबिन का क्रश है वो। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन को, सारी ऑक्सीजन को ले लेता है, डिसॉल्व हो जाता है, पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। उसी तरीके से क्या होता है, मेरे ब्लड में वाटर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस सॉल्यूबल, ठीक है। हीमोग्लोबिन वगैरह को इससे कोई प्यार है नहीं, तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। पढ़ाया भी था मैंने आपको क्लाइमेट चेंज में, ये सबसे मेजर सिंक क्या है मेरे कार्बन डाइऑक्साइड का, ओशियंस है। क्यों, क्योंकि डिजोल्व हो जाता है तो वही रॉक्स वगैरह में जाकर के वो जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पहुंच जाती है, ठीक है। बट अभी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ रहा है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्लाइमेट चेंज में देख लेना। सॉल्यूबल इन वाटर, तो ये क्या होगा, जो ब्लड के अंदर वाटर है उसमें वो आपकी डिजोल्व होकर के आएगी, और डिजोल्व होकर के आएगी तो फिर ये क्या करेगी, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स थी मेरी एल्वियोली की, उनमें से कहा एब्सॉर्ब हो जाएगी, एल्वियोली, और एल्वियोली से हो जाएगी लंग्स में, और लंग्स से जाएगी थ्रोट में, थ्रोट से जाएगी नॉस्ट्रल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर, और ऑक्सीजन मेरी अंदर। आपको बात समझ में आई, ये है मेरा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इतनी चीज आप याद रखेंगे, और आज की क्लास में हम इतनी ही बात करने वाले हैं। दो टॉपिक्स जो बचे इस चैप्टर के, वो हम अगली क्लास में करेंगे, बट फटाफट से अभी देखेंगे 5 मिनट। ह्यूमन बीइंग, एयर इज टेकन बाय द नॉस्ट्रल्स, एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स, from air passes to the throat into the lungs, rings of cartilage are present in the throat, जिससे make sure कि collapse ना करे। within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes और balloon like structures में open होते हैं, जो आपके alveoli हैं। alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place। wall of the alveoli contain an extensive network of blood vessels। the blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release of the alveoli।
एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल क्या होगा, जो एयर है वो इन एंड आउट होगी। लंग्स ऑलवेज, ये आपको याद रखना है कि जब भी आप इन एंड आउट करोगे तो आप कह रहे हो कि सर मैंने ऐसे ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो वो सारी ऑक्सीजन एकदम से एब्जॉर्ब हो गई नहीं, कुछ रेजिडुअल अमाउंट लंग्स के अंदर भी रहता है ताकि वो भी कोलैप्स ना करे। इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में देन ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। बता चुका। आरएनटू ग्लैड वी हैव हीमोग्लोबिन, क्योंकि एक फैक्ट है कि भैया अगर आप अपने एल्वियोलिस को स्प्रेड करोगे तो 80 मीटर स्क्वायर के एरिया पे स्प्रेड होंगे। अब आप समझ जाओ कितना ह्यूज सरफेस एरिया, कोई मामूली बात है 80 मीटर स्क्वायर, माय गॉड। ठीक है। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से जाती ना ऑक्सीजन, कि हमारे पास लंग्स वंग्स कुछ नहीं है, एल्वियोलिस वगैरह, तो 3 दिन लगते हैं आपके पैर से और आपके लंग्स तक, मतलब आपके लंग्स से और आपके टोस तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 दिन लगते। तो आप इतना सर्वाइव कर लेते, इतनी एनर्जी नीड्स मीटअप कर लेते, कभी नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस। इसके बाद जी शुरू करेंगे हम आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। कल की क्लास में आज इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप क्लास सबको समझ आई है। प्लीज कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी रिलेटेड टू न्यूट्रिशन और रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ठीक है। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, डू ज्वाइन द चैनल, क्योंकि वहां पे मैं आपकी सारी की सारी पीडीएफ्स देता हूँ जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। और अब इस वीक के लास्ट से पहले पहले ही हम पीवाईक्यूज भी करने लग जाएंगे। अब तक मैं पीवाईक्यू इसलिए नहीं करा रहा था, मैं देखो सही टाइम आने पे आपको सब सही चीज गाइड कर दूंगा। ऐसा नहीं है मेरे पास पीवाईक्यू नहीं, मैं भेज नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि पीवाईक्यू करने का देखो मजा तब है जब आपने कुछ अमाउंट ऑफ सिलेबस कर लिया हो। अब एक टॉपिक पढ़ के आप तुरंत करने बैठोगे तो सारे सही ही करोगे। अब आपकी थोड़ी सी ज्योग्राफी बिल्ड हो गई, फिजिकल खत्म हो गई, बायो खत्म होने को है। अब आप क्वेश्चंस करोगे ना, अब आपको चीजें पीवाईक्यू से और क्लियर क्यों होंगी, क्योंकि अब सिलेबस बिल्डअप हो रहा है आपके ऊपर। जब सिलेबस बिल्डअप होता है ना, वहां कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो चीज मैटर करती है। आपको 10 दिन में एक ही चैप्टर पढ़ना हो, एक चैप्टर पढ़ के उसके पीवाईक्यू करने हैं, तो आप हर बार कर लोगे। बट इसीलिए मैं रुक रहा था कि थोड़ा सा चीजें आपके पास हो, जिससे मुझे भी तो पता लगे कि आप कितना रिवाइज कर रहे हो। उससे आपकी रिवाइजिंग एबिलिटी पता लगेगी। ठीक है। उससे आपको भी अंदाजा लगेगा कि हाउ यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। जरूरी नहीं है चारों चीज आपको पता हो, तो आपको रियल टाइम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी अब उससे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट करके आप पीवाईक्यूज करोगे। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ, और कल इसको खत्म कर देंगे। और ये खत्म होते ही आपकी 70% बायोलॉजी खत्म है, ये मान लेना 70-75%। फिर 2-3 छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे, उन्हें हम आराम से करते रहेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एवरीवन। जय हिंद गाइस।